नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दिसुम। कल हम लोगों ने ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना या ऊर्जा के रूपांतरण एवं ऊर्जा के प्रभाव के बारे में समझा। जैसा कि हमने कल जाना, ऊर्जा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे विकास का आधार है। समाज जैसे जैसे विकसित होता जा रहा है, समाज में ऊर्जा की खपत या जरूरत भी बढ़ती जा रही है। जहाँ पर विकास ज्यादा हुआ है, वहाँ ऊर्जा की खपत भी ज्यादा है। जहाँ विकास कम हुआ है, वहाँ ऊर्जा की खपत भी कम है। हम एक बड़े शहर एवं एक गांव की तुलना के द्वारा भी इसे समझ सकते हैं। एक शहर जहां काफी विकास नजर आता है, वहां पक्के मकान हैं, जिनमें कूलर, पंखा, एसी, टीवी, बहुत सारी लाइटें, सभी के पास मोबाइल है। वहां बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां हैं। इन सभी को काम करने के लिए बहुत सारी विद्युत ऊर्जा की जरूरत है। यहाँ पर बहुत सारी मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन एवं अन्य यातायात के साधन हैं, जिनके लिए पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि चाहिए। इसकी तुलना में एक गांव में जहां पर विकास बहुत कम हुआ है, उस गांव में बिजली का खर्च भी काफी कम होगा। यातायात के साधन भी कम होंगे, तो डीजल व पेट्रोल का उपयोग भी कम होगा। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि विकास के लिए ऊर्जा बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हमारे समाज में विकास होता जाता है, ऊर्जा खर्च भी बढ़ता है। अगर किसी विकसित समाज को ऊर्जा मिलनी कम हो जाए, तो वह वापस अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जाएगा। जैसे कि मान लीजिए, किसी बड़े शहर में बिजली नहीं आए, तो सारे कूलर, पंखे, एसी, मोबाइल, लैपटॉप व अन्य सभी विद्युत से चलने वाली चीजें बंद हो जाएंगी। इसी प्रकार पेट्रोल, डीजल मिलना बंद हो जाए, तो सभी यातायात के साधन बंद हो जाएंगे और शहर की गति रुक जाएगी। वहां के लोग परेशान हो जाएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि विकास में ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमें लगातार आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा मिलती रहेगी, तो हम विकास करते जाएंगे। और अगर ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगा, तो हम वापस पुरानी स्थिति में पहुंच जाएंगे। अतः हमें ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के प्रकार व उनके संरक्षण के बारे में जानना और ऊर्जा के स्रोतों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। आज हम ऊर्जा के स्रोतों के बारे में समझेंगे। सामान्य अर्थ में हम यह कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जिससे हमें उपयोग में लेने के लिए ऊर्जा मिलती है, या ये कहे कि वे वस्तुएं या पदार्थ जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, उसे ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। ऊर्जा के स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी पुनः प्राप्ति लघु समय में नहीं हो सकती, या फिर ये कहे कि उन्हें बनने में बहुत अधिक समय लगता है, उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि। दूसरा,
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा का वह स्रोत जिनकी एक लघु समय अवधि में पुनः पूर्ति की जा सकती है, उन्हें नवीकरणीय या अक्षय स्रोत कहते हैं। दोस्तों, आज हम ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों के बारे में समझेंगे। जैसा कि हमने जाना कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें बनने या तैयार होने में बहुत अधिक समय लगता है और ये हमारी पृथ्वी पर सीमित मात्रा में ही पाए जाते हैं, उन्हें हम ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत या क्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल आदि। ऊर्जा के इन स्रोतों का उपयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। अब हम एक-एक कर इनके बारे में समझते हैं। कोयला। कोयले का उपयोग खाना बनाने में, कारखानों में, ट्रेन को चलाने में व विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है। जमीन के अंदर कोयले का निर्माण होने में लाखों साल लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि बहुत समय पहले विभिन्न तरह के पौधे जमीन के नीचे दब गए थे। इनके ऊपर धीरे-धीरे बहुत सारी मिट्टी जमती गई। मिट्टी के दबाव व पृथ्वी के अंदर की गर्मी के कारण ये जीव जंतु व पौधे कोयले में बदल गए। इन्हें कोयले में बदलने में लाखों साल लगे। आज हम लोग रोजाना जमीन के अंदर से बहुत सारा कोयला खोदकर निकाल रहे हैं। धीरे-धीरे जमीन के अंदर कोयले की मात्रा कम होती जा रही है। अगर हम कोयले का दोहन इसी तरह करते गए तो जल्दी ही पृथ्वी पर कोयला समाप्त हो जाएगा। अतः हमें कोयले का उपयोग कम करने व इनके संरक्षण की जरूरत है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में से पेट्रोलियम एवं गैसों का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए नियमित रूप से किया जा रहा है। कोयले की तरह ही पेट्रोलियम का निर्माण भी जीव जंतुओं व पौधे के जमीन के अंदर दबने से हुआ है। इनके निर्माण में भी बहुत अधिक समय लगता है और इनकी मात्रा भी हमारी पृथ्वी पर सीमित है। पेट्रोलियम से ही डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, कोल तार को अलग कर अलग-अलग उपयोगों में लाया जा रहा है। पेट्रोलियम का दोहन व उपयोग लगातार किया जा रहा है। अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए तो जल्दी ही पृथ्वी पर यह भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें इनके बारे में जागरूक होकर इनका संरक्षण करने की जरूरत है। दोस्तों, जैसा कि हमने जाना, कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैसों का निर्माण जीव जंतुओं, पेड़ पौधे के जमीन के अंदर दबने व उच्च तापमान एवं दाब के कारण बहुत लंबे समय में हुआ। इसलिए इन्हें हम जीवाश्मीय ईंधन भी कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जीवाश्मीय ईंधन का उपयोग बहुत पुराने समय से व काफी अधिक मात्रा में किया जाता रहा है और इनकी मात्रा भी सीमित है। अतः हम जागरूक होकर इनके संरक्षण की जरूरत है और इनका उपयोग कम करके ऊर्जा के अन्य स्रोतों का उपयोग बढ़ाने की जरूरत है। दोस्तों, अब हम ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्मीय ईंधन के लाभ एवं कमियों के बारे में जानते हैं। जीवाश्मीय ईंधन के
लाभ। पहला, इनसे ऊर्जा का उत्पादन आसान होता है और लागत भी कम आती है। दूसरा, कम ईंधन से ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है। तीसरा, इस ईंधन के उपयोग से एक ही क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। चौथा, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना आसान है। पांचवा, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले संयंत्रों का निर्माण आसान होता है, वह किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन के नुकसान। पहला, इन्हें जलाने पर काफी अधिक मात्रा में प्रदूषण होता है। दूसरा, इनकी मात्रा सीमित है और इन्हें बनने में बहुत अधिक समय लगता है। अगर इसी तरह उपयोग करते रहे तो जल्दी ही ये समाप्त हो जाएंगे। तीसरा, खनन करने से जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। चौथा, कोयले की खदानों से कोयला निकालते समय कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। संक्षिप्त में कहा जाए तो इनसे बहुत सारे अलग-अलग तरह के नुकसान हैं। तो दोस्तों, आज हमने ऊर्जा, ऊर्जा की आवश्यकता एवं महत्व, ऊर्जा के स्रोतों के प्रकार व अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में समझा। अब आप लोग अपनी कॉपी में ऊर्जा स्रोतों के नाम व जीवाश्म ऊर्जा के लाभ व हानियों को लिखिए। हम लोग कल फिर मिलेंगे और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।